Hello students, I am संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं संविदा। तो आखिर ये संविदा होती क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। हिंदू लॉ में क्या था? पहले हिंदू लॉ था, सबसे स्टार्टिंग में हिंदू लॉ था। तो हिंदू लॉ में दो चीजें हैं, एक तो धर्म शब्द के अंदर ही कानून आता है, दूसरा कि जो लोग थे वो धर्म को मानने वाले होते थे। किसी से कोई वादा कर लिया, ठीक है, आपने सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। मतलब एक बार जो प्रॉमिस कर ली किसी के साथ, वो फिर हर हद तक निभानी है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो बात हो गई हिंदू लॉ की। इसके बाद मुस्लिम लॉ में भी अक्द शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब है बंधन। मतलब एक बार आपने किसी से वादा कर लिया या कोई प्रपोजल किसी का एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको हर हाल में उसको मानना चाहिए। अब धीरे धीरे ये काम राजा के पास पहुंच गया कि अगर किसी ने किसी के साथ कोई वादा किया और वो उसको पूरा नहीं करता है, तब क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, स्टेट का उसमें इंटरफेयर होने लगा। मतलब सिविल मैटर है, अगर किसी ने किसी से कोई वादा किया और वो उसको पूरा नहीं करता है, तो क्या होगा, वो फिर स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ को बेसिकली हम सिविल और क्रिमिनल में बांट सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो सिविल में आता है। अब इसके बाद अंग्रेजों ने इसके लिए लॉ बना दिया। जब अंग्रेज यहां पर आ गए तो बहुत सारे लॉ बने और फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना दिया गया, जो आज तक चल रहा है। अब देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H इसके बारे में हमें बताता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक लाइन की डेफिनेशन दी हुई है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एग्रीमेंट मतलब कि कोई भी समझौता सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या हो, इनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। विधि द्वारा परिवर्तनीय का मतलब है कि आज आपने मैच लगाया कि भारत पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा, और 100 रुपए का आपने किसी के साथ शर्त लगाई, बेट लगाई, और कोई एक उसमें हार गया। तो ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनको ये जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट तो होगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपने किसी को पैसे दे दिए, अब सीधे शब्दों में समझिए, आपने किसी को पैसे दे दिए, यार नौकरी लगवा दो मेरी और 10 लाख रुपए दे दूंगा, गवर्नमेंट जॉब मेरी आप लगवा दीजिए। उसने आपको भरोसा दिलाया कि मेरे उससे अच्छे संबंध हैं, ये हैं वो हैं, मैं किसी तरह से आपकी जॉब दिला दूंगा, 5 लाख पहले दे दो, 5 लाख उसके बाद में दे देना। आपने 5 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद उसका कोई लिंक था ही नहीं, वो नौकरी आपकी नहीं लगवा पाया। अब देखिए दो चीज हैं, एक तो हो गया क्राइम, उसने आपके साथ फ्रॉड किया, क्या किया, वो तो एक अलग चीज हो गई। आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। हम बात यहां पर केवल कॉन्ट्रैक्ट की करेंगे कि क्या
अगर वो पैसे लेने के बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुआ है अगर उसको पूरा नहीं करता है तो क्या आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अवैध करार। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के ये अगेंस्ट है, इसलिए इस तरह का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वॉइड होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, और जो डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू एनसन, ए एग्रीमेंट कंसिस्ट इन ए एक्शनेबल प्रॉमिस और promises. Every such promise involves two parties, a promiser and promisee, and an expression of a common intention of expectation as to act forbearance promise. तो क्या एक और चीज आई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होती है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रपोजल के साथ, ऑफर। हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्ताव। आप किसी को किसी काम को करने या ना करने के लिए क्या कहेंगे? प्रस्ताव देंगे बी को, मुझे अपना ये पेन बेचना है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? तो ये क्या हुआ? एक प्रस्ताव हुआ। अब बी कहेंगे यस और नो। अगर नो कहा तो बात यहीं खत्म हो गई, और अगर यस कहा तो क्या हुआ? ये एक प्रॉमिस बन गई। ठीक है, अगर यस कहा तो क्या हुआ? ये एक प्रॉमिस बन जाएगी। प्रॉमिस बन जाएगी मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर बाकी सारी शर्तें पूरी होती हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देखिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अगर प्रपोजल हुआ और प्रपोजल का एक्सेप्टेंस भी हो गया तो क्या हो गया? प्रॉमिस बन गई। और अगर उस प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन है, मतलब कि प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये कह रहा है कि आप मेरा जो है, मैं अपना पेन आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, तो ए क्या देता है बी को? पेन, और उसके बदले में बी क्या देगा उसको? सपोज करिए 5 रुपए का पेन है तो बी उसको उसके बदले में 5 रुपए देगा। तो एक बी को क्या मिला? पेन मिला। तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या हुआ? हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिफल। तो बी को क्या मिला कंसीडरेशन में? पेन। और ए को क्या मिला? 5 रुपए। तो कंसीडरेशन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर कंसीडरेशन इसके लिए जरूरी है। विदाउट कंसीडरेशन क्या होगा? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 25 कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब देखिए, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन को बनाकर मिलता है एग्रीमेंट। ठीक है, पहला स्टेप प्रपोजल। प्रपोजल की अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो प्रॉमिस बन गई, और अगर प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन भी है तो वो एग्रीमेंट हो गया। और अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है जैसा कि सेक्शन 2H कहता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्स होने लायक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पोलक ने कहा है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसेंशियल्स क्या है एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के? आवश्यक तत्व क्या है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? किसी जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या आवश्यक तत्व है वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent of parties competent of contract to contract, a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void। तो यहां बहुत सारी चीजें बता दी, अभी तक कुछ भी नहीं था। अब यहां बहुत सारी शर्तें बता दी हैं, सारी शर्तों को देखना होगा। क्या क्या कंडीशन है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट शर्त है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, या अवयस्क नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। आप कोई माइनर से, जैसे कि
केस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बड़ा फेमस केस है मोहरी बीबी धर्मोदास घोष। माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी बच्चे से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम मुझे एक टॉफी दे दो, मैं तुम्हें एक टॉफी दे रहा हूं, तुम मुझे 100 रुपए दे दो। बच्चे के हाथ में 100 रुपए हैं, आपने उससे 100 रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए और उसे टॉफी दे दी, है ना। उसे वैल्यू की नहीं पता कि 100 रुपए ज्यादा है या टॉफी ज्यादा है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता, वो तो फ्रॉड होगा। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रिगर आपके यहां पर लगाया, चाकू लगाया और कहा भैया साइन कर दो जल्दी एग्रीमेंट पर, कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दी साइन कर दीजिए, पैसे दूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो फ्री कंसेंट नहीं है। इसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण जो आप प्रतिफल, ठीक है। विधिपूर्ण प्रतिफल का मतलब यह है कि मैं अगर आपसे कोई ऐसी चीज ले रहा हूं या आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में ऐसी चीज दे रहा हूं जो विधिपूर्ण नहीं है, जो लॉफुल नहीं है, मैं आपको पैसे के बदले में शराब दे रहा हूं या ऐसी कोई चीज जो बैन है, ठीक है, या जो अनलॉफुल है वो दे रहा हूं, या और किसी तरह से जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा नहीं होगा। इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट। अभी जैसे हमने बात किया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप किस लिए कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि वकील साहब, आपने दूसरे वकील साहब को पैसे दे दिए कि आपको बोलना नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी बोलने की ड्यूटी थी। तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है। इसी तरह से एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिटेड करते हैं कि आप इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि व्यापार का जो अवरोधार्थ करार है वो शून्य होंगे और विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य होंगे, ठीक है। मतलब आप किसी की शादी से आप ये नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए ले लो शादी मत करो। उसने 1 लाख रुपए भी ले लिए, शादी भी कर ली, तब भी क्या होगा, आप उससे अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसने, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने किसी से कहा, आपकी दुकान है, सामने किसी दूसरे ने दुकान खोल ली, आपने उससे कहा भैया 10,000 रुपए लो, यहां से दुकान बंद करो। उसने 10,000 रुपए ले लिए, अगले दिन दुकान खोल ली, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो एग्रीमेंट हैं वो क्या है, वो अनलॉफुल है, वो वॉइड है, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बिल्कुल वॉइड बताए गए हैं और इसीलिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। वैगर एग्रीमेंट, बाजी के करार, शर्त वाले जो करार होते हैं, शर्त वाले जो एग्रीमेंट होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ऐसा हुआ तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ये वो इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं वो उसके लिए इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है वो, ठीक है, वो वॉइड है और उसके लिए आपको कोई रेमेडी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ नेसेसरी मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो अगर इसके अलावा कोई और लीगल रिक्वायरमेंट्स कहीं पर जरूरी है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने कोई चीज खरीदी उसका या कोई जमीन खरीदी तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। सबसे पहले सेक्शन 10 इंपोर्टेंट है, तो डेफिनेशन हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद सबसे जो इंपोर्टेंट है सेक्शन 10 जो कि हमें यह बताता है कि कौन कौन से मतलब कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको इस जो वीडियो में समझने में आसानी हुई होगी। इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।